हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल रे स्टडीज पर। आज हम अपना जो चैप्टर हम करते आए हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका हम सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मार्केट में बेचे जाते हैं, यूज किए जाते हैं फॉर अगेन मैनकाइंड, पर उन्हें हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी कि लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्ट्स का ऑब्वियसली देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, बट देयर आर सम प्रोडक्ट्स जो एनसीईआरटी में गिवन है। आज हमें उन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करनी है और उन प्रोडक्ट्स को बनाने में हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं, इसीलिए हम उसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। उसमें हमारे पास मेजरली मैं तीन क्लास बता रही हूँ, तीन कैटेगरी बता रही हूँ। द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट एंड द कैटेगरी इज इथेनॉल। इथेनॉल एज अ ड्रिंक, शराब जो मार्केट में बिकती है, लोग कंज्यूम करते हैं, उस इथेनॉल को बनाने में वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब। ऑल्दो वी ऑलरेडी नो व्हाट माइक्रोब मीन्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स जो इतने माइन्यूट है, साइज में इतने छोटे हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते। इनमें कौन कौन आते हैं? इसमें हम कुछ बैक्टीरियाज पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, एंड वायरस और प्राइन्स जैसे ऑर्गेनिजम्स को हम डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। जो दूसरे प्रोडक्ट में हमें माइक्रोब का यूज पढ़ना है आज, दैट इज योर एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, जब भी हम बीमार होते हैं, हमें थोड़ा सा भी बुखार या कुछ भी होता है, तो हमें डॉक्टर सबसे पहले कुछ एंटीबायोटिक रेफर करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स तो हम अपने घर में फर्स्ट एड किट में नॉर्मली भी रखते हैं, जिसको खाते ही हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। तो वी कैन नॉट इवन इमेजिन दिस वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। और ये सारे एंटीबायोटिक्स जो भी आज मार्केट में अवेलेबल है, इन सबको प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। एंड फिर हमें कुछ पढ़ने हैं, देन वी विल स्टडी सम एसिड प्रोड्यूसर्स along with some enzymes and some bioactive molecules. हमारा सबसे पहला टॉपिक है इथेनॉल। इथेनॉल की प्रोडक्शन में हम माइक्रोब्स को कैसे यूज करते हैं? सबसे पहली बात, इथेनॉल इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एथ का मतलब है दो कार्बन, यानी कि C2H6 होता इफ इट इज इथेन, बट इट इज इथेनॉल, यानी कि यहाँ पर क्या है, एक एल्कोहलिक ग्रुप है विच इज OH, इट विल बिकम C2H5 एंड OH. This is the chemical formula of ethanol. We are going to produce this. We can produce ethanol with some other chemical reactions also, but originally जो इथेनॉल मार्केट में बिकती है, उसको इंडस्ट्री में क्या हम उस रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं? तो नहीं, उस इथेनॉल को हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। तो हमें दो चीजें सबसे पहले याद रखनी होती है जब कोई भी प्रोडक्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, कौन सा माइक्रोब हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो माइक्रोब में भी दो चीजें हैं, माइक्रोब का साइंटिफिक नेम और माइक्रोब की कैटेगरी, कि माइक्रोब बैक्टीरिया है, फंजाई है या फिर वायरस है। तो यहां पर जो माइक्रोब यूज होगा वो क्या है हमारे पास? ईस्ट। तो ईस्ट की कैटेगरी क्या होती है? यीस्ट होती है फंजाई यानी कि फंगस। और कैसी फंगस, कौन सी फंगस को हम ईस्ट बोलते हैं? तो याद रखिएगा, यूनिसेलुलर फंजाई। ईस्ट क्या होती है हमारे पास? यूनिसेलुलर फंजाई। वी आर गोइंग टू यूज yeast as a microbe which help us to produce ethanol. Now, second most important thing to learn here is yeast का scientific name, specifically which yeast we are going to use here. So the name is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is the yeast which we are going to use here. Although Saccharomyces cerevisiae, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है या इससे पहले जो चैप्टर का पार्ट है, अगर आपने पढ़ा है, तो आपको याद होगा जो ब्रेड मेकिंग में हम ईस्ट यूज करते थे, दैट वाज आल्सो Saccharomyces cerevisiae. तो द सेम ईस्ट वी आर गोइंग टू यूज हेयर। हाँ, इसका निकनेम बदल जाता है जब इस ईस्ट को आप यूज करते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, यानी कि इन बेकिंग, तो हम इसको प्यार से बोल देते हैं बेकर्स ईस्ट। बट क्योंकि यहाँ पर हम इसको इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, तो हम इस ईस्ट को प्यार से बोलते हैं ब्रूअर्स
ईस्ट, बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इज नोन एज ब्रूअरी। इथेनॉल के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं ब्रूअरी। ब्रूअरी में जो ईस्ट यूज की जाती है वी कॉल दैट ईस्ट ब्रूअर्स ईस्ट। तो ब्रूअर्स ईस्ट क्या होती है? यूनिसेलुलर फंजाई जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसिया। ये ईस्ट करती क्या है? इस ईस्ट को हम यूज कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, जैसे हम लोग हैं या कोई भी माइक्रो नहीं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, नॉट जस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास एक मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वी प्रोड्यूस ग्लूकोज आउट ऑफ इट एंड वी ब्रेक डाउन दैट ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड व्हेन वी ब्रेक डाउन ग्लूकोज तो हम करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एज द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन वी प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी along with water and along with CO2 गैस, जिसको हम एक्सेल कर देते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। ऐसे ही ईस्ट है। अब ईस्ट जब अपना मेटाबॉलिज्म करता है तो वो भी सांस लेता है, वो भी रेस्पिरेटरी रिएक्शन करता है। ईस्ट के रेस्पिरेटरी रिएक्शन का नाम क्या है? फेर्मेंटेशन रिएक्शन, जो हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। स्टिल हो सकता है आप भूल गए हो, पर क्योंकि हमने पहले पढ़ी है तो आपको जल्दी समझ भी आ जाएगी एंड गेस व्हाट, आपको इजीली याद भी हो जाएगी। फर्मेंटेशन रिएक्शन, फर्मेंटेशन रिएक्शन सबसे पहली बात तो क्या होती है? ईस्ट अपने मेटाबॉलिज्म में फर्मेंटेशन रिएक्शन कर रहा है, यानी कि ईस्ट ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगा, और ईस्ट को वो इतने सारे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने के लिए वो ग्लूकोज को प्रोवाइड करेगा कौन? हम लोग, बिकॉज वी वांट टू प्रोड्यूस इथेनॉल। तो इथेनॉल के लिए जो सबस्ट्रेट हम यूज करते हैं, जो कच्चा माल हम यूज करते हैं, वो होता क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सोर्स कोई भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। We call this molecule ग्लूकोज। ग्लूकोज का सोर्स कुछ भी हो सकता है। आप ग्रेप्स यानी कि अंगूर एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, मतलब इथेनॉल में किया जाता है। आप बार्ले, ज्वार, बाजरा, बहुत सारे अनाज होते हैं जिसको हम यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। फिर इस ग्लूकोज के अंदर हम ऐड करते हैं ऑब्वियसली द गिवन यीस्ट, एंड यीस्ट इसका करता है ब्रेक डाउन, यानी कि मेटाबॉलिज्म कर चलाता है अपना, और मेटाबॉलिज्म करने के लिए वो उसको ब्रेक डाउन करेगा, एंड ब्रेक डाउन करके ये इस 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को, यानी कि ग्लूकोज को, विच इज अ हेक्सो शुगर, वी कॉल दिस शुगर हेक्सो शुगर बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन ओनली। ये इसको हाफ स्प्लिट करता है, यानी कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में तोड़ देता है, और इस 3 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं पाइरुवेट, या फिर आप इसको बोल सकते हो पाइरुविक एसिड। एसिड्स के लिए हम 8 लगाते हैं, ये थोड़ी बहुत केमिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। देन वो इसका फर्दर ब्रेक डाउन करता है। अच्छा, ईस्ट इसका ब्रेक डाउन क्यों कर रहा है? जैसे हम करते हैं फॉर द सेक ऑफ एनर्जी, ईस्ट को इससे एनर्जी मिलती है, ये एक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। तो विद अलोंग विद एनर्जी ईस्ट को क्या मिल जाएगी? एनर्जी। एनर्जी के साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स यहाँ पर जनरेट होंगे, जैसे हम करते हैं CO2 एंड H2O, बट फर्मेंटेशन के जो बाई प्रोडक्ट्स है वो है आपके पास C2H5OH, which is ethanol. This is what we wanted to make along with the CO2 gas. That means carbon dioxide gas, carbon dioxide. Now, अगर आपको थोड़ा सा याद हो या आपको नहीं भी याद, हम ब्रेड बनाने के लिए भी सेम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वहां पर भी यही रिएक्शन करता है। तो ब्रेड में ये कैसे यूजफुल है? तो ब्रेड में आपको याद होगा कि बहुत सारी CO2 गैस के प्रोडक्शन की वजह से जो ब्रेड का डो है, जब उसमें से गैस एस्केप करती थी तो बहुत सारे होल्स कर देती थी, एंड एज अ रिजल्ट डो के अंदर एक फ्लफी अपीयरेंस आता था और हमारे ब्रेड सॉफ्ट बनते थे। मैंने वहां पे आपसे एक सवाल पूछा था कि वहां पर भी इथेनॉल बनता है, वी कैन नॉट प्रोड्यूस जस्ट CO2 बाय डूइंग फर्मेंटेशन, तो हमें ब्रेड खा के नशा क्यों नहीं होता? तो मैं उसका आपको जवाब बता देती हूँ। इथेनॉल इज हाईली वोलेटाइल। जैसे आप पानी को इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नॉर्मल कंडीशंस में रूम टेम्परेचर पे छोड़ दे, थोड़े समय में, थोड़े ज्यादा समय में वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है। सेम इज फॉर इथेनॉल, पर इथेनॉल बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। इथेनॉल को अगर हम रूम टेम्परेचर पर छोड़ते हैं तो इथेनॉल की वेपर्स बनके वो एस्केप कर जाता है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं वोलेटाइल। तो जब आप ब्रेड का प्रोडक्शन करते हो तो ब्रेड का प्रोडक्शन हम ओपन चेम्बर्स और ओपन कंटेनर्स में करते हैं, और वहां पर इथेनॉल वोलेटाइल होने की वजह से एस्केप कर जाती है। जबकि और ऑब्वियसली यहाँ पर हमें इथेनॉल ही चाहिए, इथेनॉल इज द मेन प्रोडक्ट वी वांट हियर।
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एक बड़े से, पहली बात तो एक बहुत बड़े चैम्बर में कराएंगे, बिकॉज हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। दूसरी बात, उस बड़े चैम्बर में हम कराने वाले हैं फर्मेंटेशन। तो ऐसे बड़े बड़े चैम्बर जिसके अंदर फर्मेंटेशन कराई जाती है ऑन अ लार्जर स्केल, ऐसे बर्तनों को हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स की इमेज आपको एनसीईआरटी में दिख जाएगी, आप वहां पे देख सकते हैं, बड़े गोल चैम्बर्स होते हैं ये। और उस फर्मेंटर, और ये फर्मेंटर कैसे होते हैं, एयर टाइट फर्मेंटर्स होते हैं, सो दैट जो इथेनॉल है वो वेपर्स बन के एस्केप आउट ना हो जाए, और वहां पर बहुत सारे इथेनॉल बन के कंडेंस हो जाए, और फिर हम उसको निकाल करके डिस्टिल करके मार्केट में सप्लाई कर सकें। ये तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जिससे सवाल आता है, जो आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताती हूँ जो डायरेक्ट सवाल में पूछी जाती है, कि जब आप इसे इथेनॉल को प्रोड्यूस करते हो तो इथेनॉल को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता। हाँ, केमिस्ट्री लैब में इथेनॉल को बहुत सारी रिएक्शंस के लिए ऐसे ही यूज किया जाता है, पर जब इथेनॉल को एज अ ड्रिंक मार्केट में बेचा जाता है, तो हम दो तरीके की ड्रिंक्स आपके पास एनसीईआरटी में गिवन है। एक है विद डिस्टिलेशन, जिसमें आप इथेनॉल को क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं। क्या करते हैं, प्रोसीजर आप पढ़ सकते हो, बट फॉर नाउ आप मेरे हिसाब से आप स्किप करिए, क्योंकि पहले हम पूरे चैप्टर को और कोर्स को कंप्लीट कर ले, बिकॉज एग्जाम बहुत नजदीक है। दूसरा है विदाउट डिस्टिलेशन। देयर आर 5 नेम्स गिवन, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रिंक डिस्टिलेशन के साथ बिक रही है और कौन सी विदाउट डिस्टिलेशन के साथ। तो 3 है आपके पास, एक है रम, ब्रांडी एंड विस्की। आपको ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे, कि ये तीनों ही ड्रिंक्स जो कि इथेनॉल ड्रिंक्स हैं, ये विद डिस्टिलेशन बिकती है, यानी कि डिस्टिल्ड है। और 2 है आपके पास, एक है बियर और एक है वाइन। अगेन आपको याद रखना है, वाइन एंड बियर ये दोनों ऐसी इथेनॉल ड्रिंक्स हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस की जाती है और मार्केट में बेची जाती है। आई होप आपको इथेनॉल वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और याद भी हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है, आप एक बार इसको पॉज करो और 1 सेकंड के लिए अपने दिमाग में सब कुछ एक बार रिवाइंड कर लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में लर्न हो जाए। सो मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारा जो सेकंड टॉपिक है, दैट सेकंड टॉपिक इज एंटीबायोटिक। सो हमारा सेकंड टॉपिक है एंटीबायोटिक। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एंटीबायोटिक मीन। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायोटिक का मतलब है लाइफ, समथिंग विच इज अगेंस्ट लाइफ। तो दिस इज नॉट, मतलब यहाँ पे हम अपनी लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैथोजन। नाउ व्हाट इज पैथोजन, जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजन हम किन्हें बोलते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमारियां करते हैं, वेरियस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस करते हैं, ये उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। यानी कि इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ डिजीज, यानी कि हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर कर गया है एंड वी वांट कि वो मर जाए, हम उसे मारना चाहते हैं, तो वी कैन हैव एंटीबायोटिक एज अ मेडिसिन, एंड दिस एंटीबायोटिक विल बी अगेंस्ट देयर लाइफ, और वो उसको हमारे पेट में, हमारी गट में, वेर एवर द बैक्टीरिया इज रिजाइडिंग, वहां पर वो उसको जाके किल कर देगा एंड वी विल बी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन। नाउ मैंने बोला डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो यहाँ पे अब हम उन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो बुरे हैं, यानी कि द नेगेटिव वंस, जो हमें बीमारियां करते हैं। सोचो कितनी कमाल की बात है, हम बुरे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए अच्छे वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सहारा लेंगे, यानी कि वी विल प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एंटीबायोटिक फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर गुड, because they help us to produce my antibiotic, and we will use these antibiotics to kill the bad ones, the pathogens. Now, पर हमें इसके बारे में कैसे पता लगा, या हमें आइडिया भी कैसे हुआ कि कुछ ऐसा है जो ऐसा करके ऐसा 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 कर सकता है। तो इसका सारा श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, जो एनसीईआरटी में गिवन है और आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो सबसे पहली बात, अच्छा, अगर एंटीबायोटिक को हम अपने कॉन्टेक्स्ट में एंटीबायोटिक को कोई नाम देना चाहे, तो फॉर अस, यानी कि फॉर मैनकाइंड, ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक नहीं है, ह्यूमंस के लिए एंटीबायोटिक क्या है, प्रोबायोटिक।
क्योंकि ये पैथोजन को मारता है, पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट है, पर हमारी लाइफ की तो अगेंस्ट नहीं है। हमारी लाइफ को तो ये सपोर्ट करता है बाय किलिंग देम। ठीक है, तो नाउ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एंटीबायोटिक के बारे में सबसे पहले हमें कैसे पता लगा, तो इट वाज नॉट अ कि किसी ने सोचा कि आज मैं बैठ के एंटीबायोटिक डिस्कवर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है, इट इज अ डिस्कवरी बाय चांस। और ये डिस्कवरी बाय चांस किसकी बदौलत हुई? तो सबसे पहला नाम है इसमें, एक्चुअली पहले पहले तो ये इकलौता ही नाम है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सबसे पहला नाम, सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ सकते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो डू रिमेंबर दिस, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करा क्या? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन सम अदर एक्सपेरिमेंट, वो कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड फॉर दैट एक्सपेरिमेंट ही वाज प्रोड्यूसिंग सम बैक्टीरियाज। तो अगला सवाल हमारे पास ये आता है कि कौन से बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया पे ये काम कर रहे थे? तो आप याद रखना, ही वाज वर्किंग he was working on Staphylococcus bacteria। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पर ही वॉज वर्किंग। ठीक है, अब जब हम बैक्टीरिया के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट या कोई काम करते हैं तो वी ग्रो बैक्टीरिया। जैसे हम पेड़ पौधे उगाते हैं, ऐसे हम बैक्टीरिया को भी उगाते हैं। बैक्टीरिया को कैसे उगाया जाता है? देखिए, बैक्टीरिया साइज में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया का एक सैंपल लेते हैं और किसी ट्रे में, किसी पैट्री डिश में हम उनका थोड़ा सा सैंपल छोड़ते हैं, एंड उन्हें हम फूड और फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे हैं, तो ये बहुत जल्दी 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 डिवाइड होकर अपनी बहुत सारी ग्रोथ बना लेते हैं। और ये पूरी बैक्टीरिया की ग्रोथ को हम बोलते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी, बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप। तो ये ही वाज ग्रोइंग स्टेफाइलोकोकस, उसकी कॉलोनीज को, बिकॉज ही वाज डूइंग सम अदर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। बट एक दिन क्या हुआ, इन्होंने ये बैक्टीरिया ग्रो किए, स्टेफाइलोकोकस को ग्रो किया पैट्री डिश में, और इन्होंने पैट्री डिश को वॉश नहीं किया और पैट्री डिश को ऐसे ही छोड़ दिया। देन सम अदर डे ही नोटिस समथिंग वेरी अमेजिंग। इन्होंने पाया कि जहां, जिस पैट्री डिश में इन्होंने बैक्टीरिया को ग्रो कराया था, वहां, मैं ब्लू कलर से एक डिफरेंट चीज बना रही हूँ, इन्होंने नोटिस किया कि वहां पे कुछ और ग्रो हो गया है, ये ब्लू वाला पार्ट। और जहां पे ये कुछ नया कुछ ग्रो हुआ है, कोई नई कॉलोनी ग्रो हुई है, वहां पर ये वाले बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी कि कौन से, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई है, ये रेस्ट्रिक्ट हो गई है, या ये कह लो कि इसके आने की वजह से ये मर गए। तो यानी कि ये जो भी है वो इसके ऊपर डोमिनेटिंग है, वो इसको जान से मार रहा है, खुद ग्रो हो रहा है तो उसको मार दे रहा है। तो ही एक्सट्रैक्टेड दैट दिस पार्ट, और इन्होंने जाना कि भाई ये क्या है जिसकी वजह से मेरा स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इट वाज फाउंड टू बी पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम इज अ फंजाई। तो आपको यहाँ पे 3-4 सवाल तो आपके यहीं पर कवर हो गए। सबसे पहली बात तो ही वाज वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। दूसरी बात, वो कौन था जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हुई? इट वाज पेनिसिलियम नोटेटम। तीसरी बात, पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है। तो पेनिसिलियम नोटेटम मस्ट बी प्रोड्यूसिंग सम केमिकल समथिंग which inhibits the growth of staphylococcus। एंड जो ये प्रोड्यूस कर रहे थे, जो केमिकल पेनिसिलियम नोटेटम से प्रोड्यूस हो रहा था, इसको नाम दिया गया पेनिसिलिन। पेनिसिलियम से बना, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया पेनिसिलिन। एंड दैट्स हाउ वी डिस्कवर्ड, ही डिस्कवर्ड आवर वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक। तो यहां पर है आपके पास एक सवाल, यानी कि एक PYQ, कि इस दुनिया में वो कौन सी एंटीबायोटिक है, उसका नाम बताइए जो सबसे पहली बार डिस्कवर हुई थी। तो सबसे पहले डिस्कवर हुई एंटीबायोटिक कौन सी है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक। आई होप को याद हो जाएगा। तो फिर ऐसे इन्होंने पेनिसिलिन को डिस्कवर करा, आपको समझ भी आया होगा। यानी कि ये भी एक माइक्रोब है,
ये भी एक माइक्रोब है, और एक माइक्रोब के डोमिनेटिंग होने की वजह से दूसरा माइक्रोब ग्रो नहीं हो पा रहा, और क्योंकि दूसरे वाला हमारे लिए बुरा है तो ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ। वी कैन किल देम विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो पेनिसिलिन वो पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई। ऑल दो पेनिसिलिन को एज एन एंटीबायोटिक यूज किया जा सकता है, इसका फुल पोटेंशियल डिस्कवर करने में या एस्टैब्लिश करने में दो और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ्लेमिंग्स की मदद करी। आपको उनका नाम याद रखना है, अर्नेस्ट फ्लोरे सॉरी नो अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। बेसिकली हम कंटिन्यूटी में कभी कभी ऐसे बोलते थे, चेन एंड फ्लोरे। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका फुल पोटेंशियल एज एंटीबायोटिक डेवलप करने में फ्लेमिंग्स की मदद करी। और जब ये सारा काम हो रहा था, जब ये सारी डिस्कवरी हुई, दैट वाज द टाइम जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। और उस वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जितने भी अमेरिकन सोल्जर्स हैं, तो उनको जब चोट लगती थी और वो घायल होते थे और उनके वुंड्स में अजीब अजीब तरीके के इन्फेक्शन से वो लोग मर जाते थे, उस टाइम पर ये एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा काम आई फॉर देयर ट्रीटमेंट। एंड क्योंकि इट वाज अ बिग डिस्कवरी, तो बाद में इनको 1945 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज वाज गिवन टू फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो दिस इज ऑल। आज के टाइम में अब हमने और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कवर कर चुके हैं, उनके वो कौन कौन से एंजाइम्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं हमें उसकी नॉलेज है। तो हमने पेनिसिलिन के अलावा बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स को आज हम डिस्कवर कर चुके हैं। देयर आर मेनी मोर जो अभी आगे डिस्कवर होंगी, बट दैट्स हाउ इट ऑल इनिशिएटेड। सो आई होप आपको एंटीबायोटिक वाला पार्ट याद हो जाएगा एंड आपको समझ भी आया होगा। और अब हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की आखिरी चीज है सम एंजाइम्स, सम एसिड प्रोड्यूसर्स एंड सम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है सम एसिड प्रोड्यूसर्स। बहुत सारे एसिड्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं। बेसिकली हम केमिस्ट्री में जब हम मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस को पढ़ते हैं, we classify them कि some are acids, some are base, some are neutral compounds. So there are many acid compounds जिनको हम अपनी रेगुलर रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं। Some acids are edible acids जिसको हम फूड मैन्युफैक्चरिंग में या डेली खाना बनाने की कुछ चीजों में यूज करते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे एसिड है, बट देर आर 4 एसिड्स जो हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में गिवन है, और उन 4 एसिड को हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो, तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं पढ़नी है, आपको इसमें मेनली एसिड, एसिड का नाम एंड माइक्रोब का नाम, आइए उसको याद करते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे आपके पास एक टेबल की तरह इसको बना रही हूँ विच विल हेल्प यू। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड का नाम कि कौन सा एसिड हमें पढ़ना है, फिर उस एसिड को प्रोड्यूस करने वाला माइक्रोब, और फिर उस माइक्रोब का नेम। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले एसिड का नाम पढ़ना है वो है एस्परजिलस नाइगर। नोप्स, ये मैंने माइक्रोब का नाम लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। सबसे पहले जो हमें एसिड पढ़ना है, एसिड का नाम पहले लिखा है ना मैंने यहाँ पर, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आपने सुना होगा। सिट्रिक एसिड को इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रोब। तो सबसे पहली बात तो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाला माइक्रोब क्या है। तो माइक्रोब की कैटेगरी वो होती है जो हमें सबसे पहले याद करनी होती है। इज इट अ बैक्टीरिया, इज इट अ फंजाई, और इज इट अ ईस्ट और वायरस। तो यहाँ पे तो मेनली आपको फंजाई और बैक्टीरिया के बारे में बात करनी है। सिट्रिक एसिड आपको मिलता है फंजाई से। ठीक है, तो जो माइक्रोब यहाँ पर यूज हो रहा है दैट इज अ फंजाई। अब हमें फंजाई का नाम पता होना चाहिए, तो उस फंजाई का नाम है
एस्परजिलस नाइगर। अब बार बार इसको लिखना, 2-3 बार पढ़ना, आपको पक्का याद हो जाएगा। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाली है फंजाई, और फंजाई का नाम है एस्परजिलस नाइगर। नाउ सेकंड एसिड, सेकंड एसिड हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसको हम कॉमनली विनेगर बोलते हैं, जिसको हम चाउमीन बनाने में यूज करते हैं। तो जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी हमें एक माइक्रोब की मदद से मिलता है। एक माइक्रोब है जो इसको प्रोड्यूस करता है, तो हम उस माइक्रोब को ऑन अ लार्ज स्केल प्रोड्यूस करते हैं, एंड वी गेट दिस एसिड फ्रॉम देयर लार्ज कॉलोनीज। सो एसिडिक एसिड, पहली बात तो जिस बैक्टीरिया से हम प्रोड्यूस, मतलब जिस माइक्रोब से हम यूज करते हैं, वो एक बैक्टीरियम है, यानी कि उसका क्लास ऑफ कैटेगरी क्या है, बैक्टीरियम। और उस बैक्टीरियम का नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। देखो इसको याद करना इजी है, इसके नाम में भी एसिटोबैक्टर एसिटाई है, नाम भी एसिटिक एसिड है, तो आप इसको ऐसे काइंड ऑफ ऐसे सेम साउंड कर रहा है करके याद कर सकते हो। तीसरा एसिड, दोनों याद हो गए आपको, सिट्रिक एसिड याद हो गया, एस्परजिलस नाइगर फंजाई। सेकंड है आपके पास एसिटिक एसिड, बैक्टीरियम, एसिटोबैक्टर एसिटाई। नाउ द थर्ड एसिड जो हम प्रोड्यूस करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल, ये आपको पता है ऑलरेडी आता है, लैक्टिक एसिड। याद करो लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, दही में, जो हमने कर्ड पढ़ा था सबसे पहला टॉपिक। कर्ड खट्टा होता है क्योंकि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, एंड दिस लैक्टिक एसिड हमें मिलता है, पहली बात तो क्लास ऑफ कैटेगरी इज बैक्टीरियम, और उस बैक्टीरियम का नाम लैक्टोबैसिलस। आई होप ये आपको ऑलरेडी पता था, नहीं पता था तो इट इज इजी, लैक्टिक लैक्टो साउंड सेम। नाउ लास्ट एसिड प्रोड्यूसर, लास्ट एसिड जो हमें पढ़ना है, दैट इज ब्यूटायरिक एसिड। इसे याद करना और भी आसान है। सबसे पहली बात तो ब्यूटायरिक एसिड आपको किससे मिल रहा है, बैक्टीरियम से, इतना तो आप याद रख सकते हो। दूसरी बात, बैक्टीरियम का नाम याद करना इजी है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ब्यूटाइलिकम से आप याद रख सकते हैं, याद रखिएगा कभी भी हम कोई साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमें उसके जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है व्हेनेवर, जब भी हैंड रिटन लिख रहे हैं। खैर, ब्यूटायरिक एसिड ब्यूटाइलिकम से अगेन सेम साउंड कर रहा है, तो आई होप इतना आप याद रख सकते हो, और आपका एग्जाम है, आपको करना भी चाहिए और आपको करना पड़ेगा भी एक्चुअली। सो दीज वर सम एसिड प्रोड्यूसर्स, देयर आर 4 एसिड प्रोड्यूसर्स, और उनसे प्रोड्यूस होने वाले एसिड एंड द क्लास ऑफ कैटेगरी, दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। अब हमारा एक लास्ट चीज रह गई है, जो मैं आपको अभी करा रही हूँ, फिर आपका माइक्रोस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पहले 2 एंजाइम के नाम है, बहुत इजी है, वो कर लेते हैं। देर आर सम एंजाइम जो यूज होते हैं, और उन एंजाइम को भी हम बैक्टीरिया फंजाई की मदद से बनाते हैं। गेस व्हाट, यू डोंट नीड टू लर्न नेम्स हियर, आपको सिर्फ एंजाइम का नाम जानना है और उसका यूज जानना है। तो हमारा पहला एंजाइम का नेम है लाइपेसेस। लाइपेसेस किसको तोड़ने में मदद करता है, लिपिड्स को, फैट मॉलिक्यूल्स को, और ये किसमें यूज होता है, डिटर्जेंट्स में, जिसको हम कपड़े धोने के लिए या वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। और दूसरा एंजाइम आपको याद रखना है बस, प्रोटीएसेस। प्रोटीएसेस किसको तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीन्स को, और हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं, बॉटल जूस में। अच्छा, मैं आपको दोनों का यूज क्यों करते हैं ये बता सकती हूँ, मतलब नाम भी जान सकते हैं बट वी डोंट नीड दैट। लाइपेसेस लिपिड्स को तोड़ने में मदद करता है जब हम डिटर्जेंट की हेल्प से कपड़ों को धोते हैं। देखिए कपड़े अगर हम सिर्फ पानी में भी धोएंगे तो उनका जो डर्ट वाला पार्ट है, जो मिट्टी वाला पार्ट है, वो पानी से भी क्लीन हो जाएगा। बट वी वांट टू रिमूव सम ऑयल्स, जो फैट वाली चीजें जो पानी के अंदर डिसॉल्व होकर नहीं घुल सकती, तो उसको वहां पर ब्रेक डाउन करने के लिए, केमिकली तोड़ने के लिए
डिटर्जेंट में लाइपेसेस डाला जाता है ताकि आप कपड़े में जो भी ऑयल या फैट टाइप की चीजें हैं, जो गंदगी है, जैसे हमारा बॉडी ऑयल लग जाता है, तो वो उसको क्लीन करने में हेल्प करे। नाउ द सेकंड थिंग इज प्रोटीएसेस। आपने नोटिस किया होगा जितने भी मार्केट में पैक्ड जूस मिलते हैं, ऑरेंज जूस, पोमीग्रेनेट जूस, अलग अलग टाइप के जूस मिलते हैं, वो जूस एकदम क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उनके अंदर कोई भी फाइबर नहीं होता। पर ऑन दी अदर हैंड, अब अगर हम जूस कहीं मार्केट से किसी जूस शॉप से खरीद कर पीते हैं या घर में निकालते हैं, तो उसमें छोटे 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 फ्रूट के फाइबर्स रह जाते हैं, आप कितना भी अच्छे से उसको स्ट्रेन कर ले चाहें, क्योंकि उसमें क्लियर अपीयरेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर प्रोटीसेस ऐड कर देते हैं। वो क्या करता है, जितने भी प्रोटीन के फाइबर है, जितना भी आपको फ्रूट में छिलका और प्रोटीन नजर आता है, जो भी फाइबर वाला पार्ट नजर आता है, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो अगर हम एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम उसमें डाल देंगे तो वो सारे फाइबर्स डाइजेस्ट हो जाएंगे और जो जूस है वो देखने में सुंदर और एकदम क्लियर लगेगा। दैट इज द ओनली पर्पज हियर। So these are the two enzyme name which you must remember. Now, the last one, but very important, some bioactive molecules. देखिए, कल को आप भी डॉक्टर बनेंगे तो आप इन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे, पर जब आप उनको यूज करेंगे तो एटलीस्ट आपको इतना तो पता हो कि ये आते कहाँ से हैं, एग्जैक्टली आप इन्हें बना कहाँ से रहे हो। तो ये तीन तीन मॉलिक्यूल्स हैं और इससे सवाल आने के ऑलमोस्ट 110% चांसेस हैं। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल, अगेन हम कैटेगरी बनाएंगे जैसे अब अभी तक हम लर्न करते आए हैं। सबसे पहले तो हम मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, फिर मॉलिक्यूल कौन से माइक्रोब से यूज होता है, कौन से माइक्रोब से प्रोड्यूस होता है, फिर हम उस माइक्रोब का नेम पढ़ेंगे, और क्योंकि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है तो हम उसके यूज भी पढ़ेंगे। वी मस्ट नो द यूज। सो सबसे पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज। आई होप इतना याद कर सकते हो आप, स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइनेज। सबसे पहला मॉलिक्यूल है स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरी चीज जो हमें याद करनी है, स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन सी माइक्रोब से हम बना रहे हैं, तो स्ट्रेप्टो वर्ड आपने आज तक बैक्टीरिया में ही सुना है ज्यादातर। किससे बना रहे हैं, बैक्टीरिया से। कभी भी स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलो आपको वर्ड दिख जाए तो ये वो शब्द हैं जो बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर में यूज किए जाते हैं, तो आप सीधा सोच सकते हैं इट इज अ बैक्टीरियम। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जिस माइक्रोब से बन रहा है, इट इज बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, अगेन इससे आप इसको याद रख सकते हो, स्ट्रेप्टोकोकस। वी आर यूजिंग स्ट्रेप्टोकोकस टू प्रोड्यूस स्ट्रेप्टोकाइनेज। अभी स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम क्या है, सबसे पहली बात तो स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम बोलते हैं क्लॉट बस्टर। किसके क्लॉट, ब्लड के क्लॉट। जितने भी लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जिनके ब्लड के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, अब क्योंकि ब्लड के अंदर अगर क्लॉटिंग होती है तो वो क्लॉट किसी ब्लड वेसल में अटक सकता है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी, और अगर वो कोरोनरी आर्टरी में अटकता है तो वो हार्ट अटैक का रीजन बन सकता है। हम उन क्लॉट को पहले ही तोड़ देते हैं, और उसको तोड़ने के लिए हम पेशेंट को खिलाते हैं, हार्ट पेशेंट्स को खिलाते हैं क्लॉट बस्टर, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो इन क्लॉट को बस्ट कर देता है, तोड़ देता है, बेसिकली डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से वी कैन प्रिवेंट हार्ट अटैक्स। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, समझ भी आया होगा। सो द वेरी नेक्स्ट थिंग इज, अगला हमें याद करना है साइक्लोस्पोरिन ए। हेलो, सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट करने के लिए, पर मुझे आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। आप अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं, दैट मीन्स आप इससे एक्चुअली पढ़ रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं आगे कौन से चैप्टर्स हैं जो इस तरीके से आपको फर्दर पढ़ाऊँ, और अगर ये अच्छी है तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा ताकि वो भी अपने सिलेबस को बिल्कुल इसी तरीके से कवर कर पाएँ। और ये बात मैं वैसे स्टार्टिंग में भी कह सकती थी, पर मैं चाहती थी कि ये मैं सिर्फ उन तक कन्वे करूं जो एक्चुअली इस वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं, सिर्फ बफरिंग और सर्चिंग नहीं कर रहे हैं। एंड थैंक यू। अब आप जाके अपनी जो भी लेक्चर है चीज़ें उसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू। फंजाई से, ठीक है। तो पहली बात तो साइक्लोस्पोरिन है जिस फंजाई से बन रहा है, तो फंजाई का नाम हमें याद करना है, ठीक है। फंजाई का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। आई होप इतना याद कर सकते हो। मेरे को ये ऐसे याद रहता है कि साइक्लोस्पोरिन और स्पोरम, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम इज द फंजाई जिससे हम बनाते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का क्या काम है,
जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या करता था, हार्ट पेशेंट्स के अंदर ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने में मदद करता है। ऐसे ही साइक्लोस्पोरिन ने क्या करता है, जब हम किसी कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन को बेसिकली बचाने के लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, जब कोई पेशेंट है जिसकी बॉडी में कोई ऑर्गन का फेलियर हो जाए या कोई ऑर्गन ठीक से वर्क नहीं करता, तो हम उसके अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि किसी एक हेल्दी ह्यूमन का किसी कोई दूसरा हेल्दी ऑर्गन हम उसकी बॉडी में प्लेस करते हैं, लगा देते हैं, जिसको हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। और हमारी बॉडी के अपने सेल्स के अलग एंटीजन होते हैं और डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट। तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो फॉरेन सेल्स को, यानी कि नई सेल्स को, नए ऑर्गन को आइडेंटिफाई करके उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देता है, जिसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन कर देता है एंड एज अ रिजल्ट पेशेंट मर जाते हैं, मर सकते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद पेशेंट को दवाई खिला सकते हैं साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, पेशेंट की इम्यूनिटी को वीक कर देता है और एज अ रिजल्ट जब इम्यूनिटी वीक है तो पेशेंट की बॉडी पहचान ही नहीं पाती दूसरे सेल्स को और वो ग्राफ्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाती। इट इज समवेयर हेल्पफुल, एटलीस्ट हम जो पेशेंट है उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं, ऑल्दो इससे इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो ऐसी दवाइयां जो इम्यूनिटी को सप्रेस करने की खिलाई जाती है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, ऐसो को हम बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। तो आप याद रखिएगा ये कब खिलाई जाती है, ग्राफ्ट रिजेक्शन से बचाने के लिए। एक मेरे दिमाग में एक छोटा सा सवाल आ रहा है यहाँ पर, जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, ऑल्दो आप इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ते होते हो। आप याद रखिएगा कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है, हमारी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी है, तो कौन सी वाली इम्यूनिटी की वजह से ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। तो बस आपको भी बस इतना याद रखना है, CMI, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। आप लिख लीजिएगा इसको, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। खैर, नाउ द लास्ट वन इज स्टैटिन। स्टैटिन किससे प्रोड्यूस करते हैं हम, स्टैटिन को प्रोड्यूस करते हैं हम यीस्ट से, यानी कि यूनी सेलुलर फंजाई। उस यूनिसेलुलर फंजाई यानी कि यीस्ट का नाम क्या है, मोनस्कस परप्यूरियस। स्टैटिन कहां पर यूज किया जाता है, इट इज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जिन पेशेंट्स को हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, जिनकी बॉडी में ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के लिए, गिराने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन खिलाई जाती है दैट इज स्टैटिन। और स्टैटिन को हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ईस्ट, और उस ईस्ट का नाम है मोनस्कस परप्यूरियस। अब आपका काम है इसे एक बार अपने हाथ से सारा दोबारा लिखना और इसे लर्न करना, क्योंकि अभी आपको लग रहा है आपको समझ में आ गया, समझ में ऑब्वियसली आपको आ गया होगा, बट इसको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और जो मैं आपको हर वीडियो के एंड में क्वेश्चंस कराती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है, मैं नहीं चाहती थी लंबी वीडियो बनाना, तो मैं आपको एक इसके जस्ट बाद एक लिंक आएगा, आप उस वीडियो पे जाकर इसके PYQ जरूर कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।